जी कैफेट लेक्चर 98 पार्ट सी का आगाज़ करते हैं। लेक्चर के इस हिस्से में हमने कैश एंड बैंक का एक क्वेश्चन करना अटेम्प्ट और फिर उसके बाद इन्वेंट्री एंड फिक्स एसेट जो कि हमारा लास्ट सिस्टम है इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। भाई अभी तो ये पूछ कहा था मैंने लाजमी पूछ लेना बोला ठीक है। वो प्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन खुदा का खौफ करें। अच्छा क्वेश्चन को रिपीट कि इनकी जो इंटरनल कंट्रोल वीकनेस की केस स्टडी है इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी। इसकी 3 प्रेजेंटेशन है, 2 प्रेजेंटेशन अलाउड है, 1 प्रेजेंटेशन अलाउड नहीं है। पहली प्रेजेंटेशन जो आपके सामने रख रहा हूं आपने मुझे बताना है ये प्रेजेंटेशन अलाउड है कि नहीं। पहली प्रेजेंटेशन है पेज, ये आपका पेज है, दरमियान में आपने 3 कॉलम बनाए, यहाँ पे लिखा वीकनेस और 1 2 3। ये 1 2 3 जो नंबर होंगे ना याद रखें ये वो नंबर नहीं होंगे जो उसने क्वेश्चन में दिए हुए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी एक पैराग्राफ में कोई वीकनेस नहीं होती और किसी दूसरे पैराग्राफ में हो सकता है 2 वीकनेसेस हों। तो ये आपकी अपनी नंबरिंग होगी जो इस आपने जो अटेम्प्ट किए हैं वीकनेसेस उनको इंडिकेट कर रही है। यहाँ पे वीकनेस, यहाँ पे इफेक्ट या इम्प्लीकेशन और यहाँ पे रिकमेंडेशन। बेहतर यह है कि जब आपका एक ही रिस्क खत्म हो जाए तो जो वीकनेस खत्म हो जाए तो ये लाइन लगा लें। हाँ या एक लाइन छोड़ दें वो आपकी मर्जी है। ये दूसरी वीकनेस, ये तीसरी वीकनेस, इसकी इजाजत है, ये अलाउड है और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मेट है। एक नहीं जगह होगी, अगर आपकी नहीं भी होती तो आप उसको 3 हिस्सों में इसी तरह आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लाइन खत्म होगी, यहाँ पे शुरू कर दें, यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर लें। अगर आप आई कैप का सजेस्टिव सोल्यूशन देखें वो भी इसी तरह होता है, उसने एक वीकनेस को उसने 4-5 लाइन में इस तरीके से कवर किया होता है। इसी तरह से आगे इफेक्ट है, उसी तरह से आगे रिकमेंडेशन है। डबल पेज को यूज नहीं करना, यानी ये नहीं करना कि एक पेज के लेफ्ट साइड के ऊपर आप क्या वीकनेस आ रही है, इस पेज का लेफ्ट का आधा और राइट का आधा इसमें इफेक्ट है और फिर राइट साइड पे रिकमेंडेशन, ऐसे नहीं करना। एक ही भाई उसको नीचे ले जाए, 4-5 भी अगर अल्फाज आ रहे हैं एक लाइन में तो फिर आगे नीचे ले जाए, क्या मसला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा ये फॉर्मेट यूज होता है, मेरी सजेशन भी यही है कि आप इस फॉर्मेट को अटेम्प्ट करें। और इसमें अगर 1 2 3 उसने कहा ना रिकमेंडेशन वीकनेस आइडेंटिफाई करें, पार्ट ए पार्ट बी में आप इंपैक्ट बताइए और पार्ट सी में नहीं, पहले पार्ट में वीकनेस, दूसरे में इफेक्ट और तीसरे में रिकमेंडेशन बताएं, तो आप ये तीनों एक ही पेज के ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे ए लिख दीजिएगा, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, क्योंकि इसकी नेचर ऐसी है इस क्वेश्चन की कि ये आमने सामने होना जरूरी है। ये आप नेक्स्ट पेज में नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते कि वीकनेस एक पेज के ऊपर, इफेक्ट दूसरे पेज के ऊपर, रिकमेंडेशन तीसरे, ऐसे नहीं कर सकते। अब वैसे जो क्वेश्चन अब दे रहा है, जब से आई कि आपने ये सिस्टम अनाउंस किया है उसके बाद से जो वीकनेसेस के उसने जितने क्वेश्चन दिए हैं उसमें नॉर्मली पार्ट ए बी सी नहीं बता रहा, वो एक ही स्टेटमेंट के अंदर बता रहा है कि वीकनेस आइडेंटिफाई करें, इफेक्ट बताइए और रिकमेंडेशन दीजिए। ये फॉर्मेट अलाउड है। दूसरा फॉर्मेट क्या है कि आपने वीकनेस बताई, यहां पे नंबर लिखा, वीकनेस, इसको डिस्कस किया, वीकनेस को फुल स्टॉप, फिर आगे इफेक्ट है अंडरलाइन किया, इसको एक्सप्लेन किया, फिर आगे रिकमेंडेशन, इसको इम्पैक्ट, इसकी भी इजाजत है। फिर इसके बाद आगे सेकंड वीकनेस लिखें और इसी तरह कंटिन्यू करते जाए, इसकी भी इजाजत है, इसकी भी इजाजत बिल्कुल। आपकी हर वीकनेस के साथ अलग नंबरिंग आ जाएगी और फिर उसके साथ ही आपने उसका इफेक्ट भी बताना है, उसकी रिकमेंडेशन भी बतानी है, इसकी भी इजाजत है। एक तीसरा जो फॉर्मेट है वो क्या है, आपने पहले वीकनेस की हेडिंग दी और सारी वीकनेस 1 2 3 4 5 लिख दी, फिर उसके बाद इफेक्ट की हेडिंग दी, सारे इफेक्ट इकट्ठे कर दिए, फिर उसके बाद रिकमेंडेशन की सारे इफेक्ट रिकमेंडेशन। ये गलत है, इसकी इजाजत नहीं है। क्यों इसकी इजाजत क्यों नहीं है? इन दोनों की इजाजत क्यों? क्योंकि इन दोनों में आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वीकनेस क्या है और उस स्पेसिफिक वीकनेस का इंपैक्ट क्या है और उसकी सजेशन क्या है, रिकमेंडेशन क्या है। यानी यहाँ पे आपने वीकनेस
और जो इफेक्ट और रिकमेंडेशन दे रहे हैं पता चल रहा है कि ये इफेक्ट और रिकमेंडेशन किस वीकनेस के लिए है, लेकिन इस फॉर्मेट में भी पता चल रहा है कि वीकनेस है, ये आपने टेबल फॉर्म में नहीं किया लेकिन फिर भी स्पेसिफाई हो रहा है कि आपकी वीकनेस आपने क्या आइडेंटिफाई की है, इफेक्ट क्या और रिकमेंडेशन क्या है, लेकिन इसमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, इसलिए ये फॉर्मेट लाउड नहीं है, ये भी लाउड है, ये भी लाउड है। इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली, स्टूडेंट फ्रेंडली फॉर्मेट वो ये। इसकी रीजन ये है कि आप एक दफा क्वेश्चन को पढ़ के ना सारी वीकनेसेस को आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं, इसके बाद आपको पता है वीकनेस से इफेक्ट और रिकमेंडेशन बताना बहुत आसान होता है। तो एक दफा आपका टेक्निकल वर्क सारा हो जाएगा, उसके बाद आपने रूटीन का वर्क करना है। इसमें आप पहले वीकनेस आइडेंटिफाई करके उसका इफेक्ट और रिकमेंडेशन बताएंगे, फिर आगे चलेंगे, फिर दूसरी वीकनेस उसका इफेक्ट फिर इम्पैक्ट वो आगे चलेगा। ये भी लाउड है लेकिन लेस रिकमेंडेड, जो आपका रिकमेंडेड है फॉर्मेट वो ये है। बहरहाल इन दोनों में से जो भी आपको इजी लगे कर सकते हैं। थर्ड वाला बहरहाल नहीं करना। हमने रिस्क असेसमेंट में भी यही सीखा था, हमने कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी में भी यही सीखा था कि इस तरह का फॉर्मेट जिसमें सारे इश्यूज इकट्ठे फिर उनके बाद उनके सेफगार्ड सोल्यूशन प्रोसीजर वगैरह इकट्ठे, ये फॉलो नहीं करते हम। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? पैटी कैश का क्या बताना था? हाँ, पैटी कैश में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नहीं है क्योंकि हमारी बुक में, हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ उसने कंट्रोल डिस्कस किए हुए हैं, हमने वीकनेसेस और कंट्रोल्स को डिस्कस किया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिस्कस नहीं। लेकिन अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आपसे पूछे, फर्ज करे पूछे, तो क्या बता नहीं सकते? आपने जो कैश के टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताए सीखे होंगे वही, और इवन कैश के भी ना सीखे होते, आप किसी एक सिस्टम के भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल सीख लेना, उसके बाद किसी भी सिस्टम की आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिजाइन कर सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कैश का। केस स्टडी फिफ्थ एग्जाम्पल, ये हमारे पेंडेक्स 1 में फिफ्थ एग्जाम्पल है। शाइनी हैवी एसएसडब्ल्यू, सॉरी रिक्वायरमेंट फॉर द कैश साइकिल ऑफ एसएसडब्ल्यू। इससे पता चल गया हमें कि कैश सिस्टम का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 3 डेफिशिएंसीज इन दिस सिस्टम। 3 डेफिशिएंसी पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जिनमें डेफिशिएंसी नहीं बल्कि स्ट्रेंथ पूछता है और कहता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताओ मुझे। लेकिन ज्यादातर चूंकि डेफिशिएंसीज का आ रहा है इसलिए मैं प्रैक्टिस में भी आपको डेफिशिएंसीज वाले कवर करवा रहा हूं। सजेस्ट कंट्रोल्स टू एड्रेस ईच ऑफ दीज डेफिशिएंसीज एंड थर्ड लिस्ट टेस्ट ऑफ कंट्रोल। हाँ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल आ गया। लिस्ट टेस्ट ऑफ कंट्रोल द ऑडिटर ऑफ एसएसडब्ल्यू वुड परफॉर्म टू असेस इफ द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहां पे उसने रिक्वायरमेंट में कहा डेफिशिएंसीज कंट्रोल्स में आइडेंटिफाई करें, ऐसे ही है। जब कंट्रोल डेफिशिएंट हो, वीक हो, तब तो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म ही नहीं करते। हाँ, उसने आगे एजम्पशन दिया है इफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, यानी आपने पहले डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करनी है, उनके कंट्रोल सजेस्ट करने, इंप्लीकेशन या इफेक्ट इस दफा नहीं पूछ रहा, कंट्रोल्स बताने हैं और फिर एज्यूम करना है कि ये कंट्रोल्स अप्लाई हो रहे हैं, उनका फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताना। क्लियर हो रही है आपको रिक्वायरमेंट्स? पढ़ते हैं। SSW is a window cleaning company. Customers' windows are cleaned monthly. The window cleaner then posts a stamped address envelope for payment through customers' front door. Window cleaner जो है वो स्टैम्प पोस्ट करता है बिल फॉर पेमेंट थ्रू कस्टमर्स फ्रंट डोर, यानी जिस तरह वो बिजली के बिल हमारे घर भेज देते हैं उसी तरह ये बिल भी कस्टमर के घरों में भेज देता है। SSW has a large number of receivable balances and these customers pay by check or cash. चेक के जरिए से भी पेमेंट होती है, कैश के जरिए से भी पेमेंट होती है। Which is received in stamped addressed envelope in the post, जो कि पोस्ट के जरिए से रिसीव हो रहा है। ठीक है, पोस्ट के जरिए से उसने सिस्टम हमें बताया। The following procedure are applied to the cash received cycle. ये अच्छा, यहां तक बताइए, उसने हमें सिस्टम बताया जरूर है कलेक्शन का, यहां तक कोई वीकनेस है? नहीं। First, a junior clerk from the accounts department opens the post and if any check or cash have been sent, she records the receipts in the cash received log and then places all the monies into the logged small cash box. इसमें 2 प्रॉब्लम मुझे नजर आई। एक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, कैश रिसीविंग और रिकॉर्डिंग वाला बंदा अलग नहीं है। इसके रिकमेंडेशन में हम उसे बताएंगे कि इंडिपेंडेंट पर्सन ऑब्जर्व करे इसको और वो लैदा से इंडिपेंडेंट लिस्टिंग मेंटेन करे। दूसरा इशू जो इसमें है वो स्मॉल कैश बॉक्स का है, ठीक है, हैवी नहीं है। अच्छा बताइए, इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? मॉनिटरिंग वाले, ये सेग्रीगेशन ड्यूटी का टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? ऑब्जर्व करें कि वेदर इंडिपेंडेंट पर्सन इज मॉनिटरिंग
और स्मॉल कैश बॉक्स का नहीं, ये तो कंट्रोल हो गया ना, इसका भी ऑब्जर्व कर लेंगे कि कैश जो है उसके लिए जो बॉक्स मेंटेन किया जा रहा है वो हैवी है कि नहीं। The contents of the cash box are counted each day and every few days. These sums are banked का मतलब क्या है, बैंक में जमा करवाई जाती है। By which every member of the finance team is available. Every यानी जो भी मेंबर मौजूद हो, अवेलेबल हो, उसे क्या दिया जाता है, और हर कुछ दिन के बाद। इसमें भी दो, एक तो ये कि डेली बेसिस के ऊपर डिपॉजिट होनी चाहिए, और दूसरा ऑथराइज, क्योंकि हमने पढ़ा था रिस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉइज जो हो उनको कैश रिसीव करवाना चाहिए। ये नहीं कि जो भी मौजूद है, आपको पता है हर बंदे का इंटेग्रिटी लेवल डिफरेंट होता है। थर्ड, यूजुअली ऑन अ मंथली बेसिस द कैशियर परफॉर्म्स अ बैंक रिकंसिलिएशन व्हिच ही देन फाइल्स। इफ ही मिसेस अ मंथ देन ही कैचेस दिस अप इन द फॉलोइंग मंथ्स रिकंसिलिएशन। कह रहे हैं नॉर्मली हर महीने बीआरएस बनाई जा रही है, लेकिन कभी कभार मिस भी हो जाती है, ये गलत है। हर मंथ एंड पे बननी चाहिए, और अगर वो नहीं बना रहा किसी वजह से एब्सेंट है तो किसी दूसरे पर्सन को बीआरएस प्रिपेयर करनी चाहिए। ये क्लियर? ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये था हमारा क्वेश्चन कैश सिस्टम का। अब हम चलते हैं अपने आखिरी सिस्टम की तरफ, जो कि है इन्वेंट्री एंड फिक्स एसेट्स को। इन्वेंट्री एंड फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट एक ही चीज है। फिक्स एसेट्स और नॉन करंट एसेट एक ही चीज है मेरे भाई। इन्वेंट्री में और फिक्स एसेट में फर्क है, तो वो तो जैसा कैश और बैंक में फर्क है, लेकिन चूंकि इनकी नेचर एक जैसी होती है हम इकट्ठे पढ़ देते हैं। तो यहाँ पे भी, लेकिन बहरहाल इसको हमने, इस सिस्टम को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। इन्वेंट्री का अलग और फिक्स एसेट का अलग स्टडी करेंगे हम। पहले इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री में अगेन इन्वेंट्री का जो टी काउंट है, ओपनिंग बैलेंस होगा, परचेजेस होंगे, इश्यूज होंगे, क्लोजिंग बैलेंस होगा। अच्छा, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड दो जगह पे मेंटेन हो रहा होता है। एक इन्वेंट्री टी काउंट में, जो कि परपेचुअल सिस्टम में बनता है। याद है आपको परपेचुअल सिस्टम? ओपनिंग बैलेंस, परचेजेस, इश्यूज। अच्छा, यहाँ पे इश्यूज ज्यादा बेहतर है लिखना सेल की निस्बत, इसलिए कि कुछ इन्वेंट्री हमारी सेल होती है, कुछ हमारी इंटरनल कंज्यूम भी होती है, तो इसलिए सेल की बजाय इश्यू का वर्ड लिखना ज्यादा बेहतर है। और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इन्वेंट्री, तो एक तो जनरली हमारा कंसेप्ट यह है कि परचेजेस को हमने, जो हम सिस्टम स्टडी करेंगे उसमें परचेजेस को कवर करेंगे, इश्यूज को कवर करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस को कवर करेंगे। लेकिन एक और जगह रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है, कुछ लोग बता सकते हैं इन्वेंट्री का रिकॉर्ड और कौन सी जगह पे मेंटेन? इन्वेंट्री शीट। वेयर हाउस में एक कार्ड बनता है जिसे आप कहते हैं लेजर कार्ड, फाइफो लेजर कार्ड, वेटेड एवरेज लेजर, याद आया? वो जो कार्ड बनते हैं उसमें भी ओपनिंग बैलेंस, रिसीट, इश्यूज और क्लोजिंग बैलेंस होते हैं इंडिविजुअल आइटम्स के, लेकिन वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हिस्सा नहीं होते, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं। हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हिस्सा होता है वो ये इन्वेंट्री काउंट होता है, ये लेजर काउंट, ये इन्वेंट्री का टी काउंट। वो जो हमारा फाइफो वेटेड एवरेज कार्ड होते हैं, याद रखिए वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी इसमें आपकी हर तरह की इन्वेंट्री आ रही है। जबकि जो लेजर कार्ड होता है वो हर इन्वेंट्री आइटम का अलग-अलग बनता है। जिस तरह फिक्स एसेट्स के टी काउंट में और फिक्स एसेट रजिस्टर में फर्क है ना, याद है? सब्सटेंटिव पर में बताया था, फिक्स एसेट का टी काउंट टोटल बता रहा होता है, जबकि फिक्स एसेट का रजिस्टर इंडिविजुअल आइटम्स को बता रहा होता है। उसी तरह जो आपका लेजर कार्ड होता है, फाइफो लेजर कार्ड या वेटेड एवरेज, वो आपका इंडिविजुअल इन्वेंट्री आइटम्स को बता रहा होता है। जो इन्वेंट्री का टी काउंट है, जो परपेचुअल सिस्टम में बताइए, आपकी टोटल की अमाउंट को बता रहा होता है। तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड, यहां पे देखें, सबसे पहला इन्वेंट्री सिस्टम में सबसे पहला जो एरिया वो है रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद सेफ गार्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि जो आप परचेज कर रहे, जो आपकी रिसीविंग है, जो इश्यूज है, वो टाइमली बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड हो, डिले नहीं होने चाहिए, आपका रिकॉर्ड अपडेटेड होना चाहिए। इससे एग्री करते हैं? इसमें रिसीट्स भी कवर हो रहा है, रिसीट्स की रिकॉर्डिंग भी, इशू की रिकॉर्डिंग भी। सेफ गार्डिंग ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, आपने उसे फिजिकली प्रोटेक्ट करना है।
ये क्लोजिंग बैलेंस के लिए। और फिर उसके बाद ये वैल्यूएशन के लिए कि जो ये तो क्वांटिटी, सेफ गार्डिंग क्वांटिटी की हुई ना, कि क्वांटिटी पूरी होनी चाहिए, कोई गुम नहीं होनी चाहिए इन्वेंट्री। अब जो उसका रेट है वो कैसे इंश्योर करेंगे कि सही है, वो वैल्यूएशन के लिए। और फिर एक कंट्रोल है इन्वेंट्री लेवल मैनेजमेंट। इसका डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन ये कंट्रोल अच्छा समझा जाता है कि रीऑर्डर लेवल वगैरह मेंटेन किए जाएं ताकि बहुत टू मच या टू लो इन्वेंट्री वाली सिचुएशन अराइज ना हो, रीजनेबल इन्वेंट्री कंपनी के पास हर वक्त मौजूद रहे। तो इन्वेंट्री में हमारे 4 एरियाज कौन कौन से हैं? एक रिकॉर्डिंग का, एक फिजिकल सेफ गार्डिंग का, एक वैल्यूएशन का, और इन्वेंट्री लेवल मैनेजमेंट। इन्वेंट्री लेवल मैनेजमेंट का मकसद क्या है कि इन्वेंट्री टू लो या टू मच नहीं होनी चाहिए। वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि जो इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, असल में रिकॉर्डिंग है, रिसीट्स और इशू दोनों से रिलेट कर रही है। क्लोजिंग बैलेंस से रिलेटेड सेफ गार्डिंग और वैल्यूएशन ये दोनों है। वो कैसे? क्योंकि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है ना, उसकी कैलकुलेशन होती है क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। ऐसे ही है, ये जो क्वांटिटी है ना, ये सेफ, इसकी एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए ये कंट्रोल था, और रेट के लिए वैल्यूएशन। तो अब स्टार्ट करते हैं, क्या कंट्रोल्स हमें बताता है? सिंपल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, यानी इन्वेंट्री को रिसीव करने वाला बंदा अलग, रिकॉर्ड करने वाला बंदा अलग होना चाहिए। इन्वेंट्री लेजर कार्ड, हर इन्वेंट्री के अच्छा मुझे एक चीज बताइए, इन्वेंट्री काउंटिंग में आप पढ़ते होंगे, काउंटिंग में 2 सिस्टम होते हैं, पीरियोडिक और परपेचुअल। दोनों में फर्क पता है ना आपको? परपेचुअल में हर रिसीट और इशू की साथ साथ एंट्री हो रही होती है, पीरियोडिक में मंथ एंड पे स्टॉक काउंट करते हैं और उसकी एंट्री। ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनल कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सिस्टम ज्यादा बेहतर है? क्योंकि परपेचुअल में आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बुक बैलेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और फिजिकल बैलेंस के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं चोरी तो नहीं हुआ। पीरियोडिक मेथड में अगर आपका स्टॉक चोरी हो रहा है आपको कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आप सेल्स निकालते हो, वो सारी का सारा सेल्स में आ जाएगा। जबकि परपेचुअल मेथड में आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हर मंथ एंड पे क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, फिजिकल बैलेंस देख सकते हैं कितना, और दोनों की रिकंसिलिएशन बना के पता कर सकते हैं डिफरेंस कहाँ गया। आप काउंटिंग में इन्वेंट्री का टॉपिक पढ़ते हुए रिकंसिलिएशन बनाते थे ना, जिसमें वो कहता था फिजिकल बैलेंस इतना है, बुक बैलेंस इतना है, ये डिफरेंस है, इसको एडजस्ट करो इन्वेंट्री के डी काउंट में। वो हमेशा याद रखे परपेचुअल सिस्टम में पॉसिबल है। तो परपेचुअल सिस्टम हमेशा बेहतर है पीरियोडिक की निस्बत, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इन्वेंट्री लेजर कार्ड किस सिस्टम में बनते हैं? परपेचुअल में, क्योंकि हर रिसीट और इशू परपेचुअल में। तो यहाँ पे इन्वेंट्री लेजर कार्ड मेंटेन हो, यहाँ पे इन्वेंट्री लेजर कार्ड से मुराद ये ध्यान में रखिएगा इन्वेंट्री टी काउंट नहीं है, वो भी मेंटेन होना चाहिए, लेकिन यहाँ लेजर कार्ड से मुराद हर इन्वेंट्री का अलग से जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड बन रहा है वो है, जिसे आप फाइफो या वेटेड एवरेज कार्ड के नाम से याद रखते हैं। इन्वेंट्री लेजर, दूसरे लफ्जों में ये कह रहा है कि परपेचुअल सिस्टम यूज करना है, क्योंकि इन्वेंट्री लेजर कार्ड परपेचुअल सिस्टम में ही मेंटेन हो रहे होंगे। कैसे इंश्योर करेंगे इन्वेंट्री लेजर कार्ड मेंटेन हो रहा है कि नहीं? सेलेक्ट कर लें, कुछ इन्वेंट्री आइटम को सेलेक्ट करके देखेंगे इन्वेंट्री लेजर कार्ड मौजूद है कि नहीं। इन्वेंट्री लेजर कार्ड में रिसीट्स भी आ रही होंगी, इश्यूज भी आ रही होंगी, और बैलेंस भी आ रहा होगा। एग्रीड? रिसीट ठीक आ रही है कि नहीं, कहां से कंपेयर करेंगे? क्या आप एग्री करते हैं जितनी भी रिसीट्स आ रही है उनकी सपोर्ट में जीआरएन मौजूद होनी चाहिए? तो अगर फर्ज कीजिए रिस्क ये है कि जितनी गुड्स रिसीव हुई हैं सारी की सारी आई हैं कि नहीं आई हमारे गोदाम में, इसका क्या कंट्रोल है? जीआरएन का सैंपल सेलेक्ट करें और देखें लेजर कार्ड के अंदर एंट्री मौजूद है कि नहीं। उतने इश्यूज भी होंगे लेजर कार्ड में से। कैसे इंश्योर करेंगे कि जो इश्यूज हैं वो सारे जेन्युइन है? रिस्क क्या है हमारा? सुन लें, रिस्क क्या है? रिस्क हमारा ये है कि इन्वेंट्री वाला कहीं इन्वेंट्री को बेच के खा तो नहीं रहा। तो इन्वेंट्री में से जितने भी इन्वेंट्री इशू हुई है देखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? जीडीएन के साथ। अगर तो वो सेल हुई है तो जीडीएन के साथ, और अगर वो इंटरनली यूज हुई है तो रिक्विजिशन के साथ। भाई बात समझ आ रही है? परचेज को भी हमने वेरीफाई कर लिया गुड रिसीट नोट के साथ, रिसीट्स को किसके साथ वेरीफाई किया? गुड रिसीट नोट के साथ, और इश्यूज को किसके साथ वेरीफाई? जीडीएन के साथ।
फिर कह रहा है टाइमली, आपने ये भी देखना है टाइमली एंड करेक्टली रिकॉर्डेड इन लेजर कार्ड। जो भी रिसीट और इश्यूज हैं वो टाइमली और करेक्टली रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि रिसीट हुई आज, अभी ये अगर आपने सवाल का जवाब सही दे दिया था तो मैं मान लूंगा आपका सेल्स सिस्टम भी ठीक है, परचेज सिस्टम भी ठीक है और इन्वेंट्री का सिस्टम भी आपने समझ लिया। क्वेश्चन गौर से सुनिएगा, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। एक तो रिस्क ये है ना कि इन्वेंट्री आई रिकॉर्ड नहीं हुई, ये आपने कहा सर हम जीआरएन का सैंपल सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे इन्वेंट्री लेजर कार्ड में एंट्री बढ़ गई कि नहीं इसकी, बिल्कुल ठीक। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन्वेंट्री आई हो लेकिन आज नहीं 3-4 दिन के बाद रिकॉर्ड हुई हो? ये प्रॉब्लम है, इंटरनल कंट्रोल वीक है कि नहीं? इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? कट ऑफ तो एरर है ना। एक मिनट है, इन्वेंट्री लेजर में क्या देखेंगे? इन्वेंट्री लेजर में देखेंगे जिस दिन आई है उसी दिन रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। ये इन्होंने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बताया, कंट्रोल एक्टिविटी नहीं बताई, क्योंकि आपकी लैंग्वेज जनरल थी। ये तो मैंने आपको बताया ना कि ये इंश्योर करना है कि उसी दिन रिकॉर्ड हो। कैसे इंश्योर करेंगे? कंट्रोल एक्टिविटीज में जब तक आप डॉक्यूमेंट्स का जिक्र नहीं करेंगे वो कंट्रोल एक्टिविटी नहीं बनेगी। जीआरएन में क्या चीज देखेंगे? डेट, और उसे किसके साथ कंपेयर करेंगे? शाबाश, डेट ऑफ जीआरएन शुड बी कंपेयर्ड विद डेट ऑफ रिकॉर्डिंग इन लेजर कार्ड। दोनों सेम डेट पे होनी चाहिए। एक दिन का भी फर्क है ना तो इसका मतलब है कट ऑफ एरर आ जाएगा। ये है टाइमली एंड करेक्टली रिकॉर्डिंग। करेक्टली का मतलब जितने यूनिट्स उधर आ रहे थे उतने इधर आ रहे हैं कि नहीं? क्लियर? यहां पे जब हम असल में देख रहे हैं ना तो टोटल अमाउंट कंपेयर कर रहे हैं। यहां पे हम उसका डेट और जो क्वांटिटी है उसको कंपेयर कर रहे हैं। ये समझ आया कि नहीं? रिसीट्स भी कर लिया हमने, इश्यूज भी कर लिया और उनकी करेक्टनेस को भी इंश्योर कर लिया, टाइमली और करेक्टली रिकॉर्ड हुए कि नहीं। मंथली रिकंसिलिएशन विद सेल एंड परचेजेस, ये है हमारा यू समझ लीजिए टेस्ट ऑफ डिटेल। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को देख रहे हैं सही रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। जो आपके सीनियर लेवल है ना वो इसी काम को एक और तरीके से चेक करते हैं। मंथ एंड क्या देखेंगे? अभी देखिए तरीकाकार क्या है। ये सीनियर इस तरह काम करते हैं, एक तरह से एनालिटिकल प्रोसीजर है। वो कहेंगे छोड़ो एक एक ट्रांजैक्शन को क्या देखना, महीने में 100 ट्रांजैक्शन नहीं होंगी, अब एक एक ट्रांजैक्शन को देखेंगे कि जो जितने भी इश्यूज हुई हैं उतने क्या गुड डिस्पैच नोट बनाया कि नहीं बनाया। इसको छोड़ो, मुझे ये बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना था, परचेजेस कितनी हुई, टोटल पूरे महीने की समरी, इशू कितने हुए, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, बता दिया। अब इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन छोड़ो, मुझे ये बताओ जितनी परचेजेस हुई हैं, रिसीट्स हुई हैं, परचेजेस अकाउंट के साथ मैच करती हैं कि नहीं? अगर मैच करती हैं तो इसका मतलब है ओवरऑल की फिगर अगर मैच कर गई तो इसका मतलब इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, ये इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है। ये भी हालांकि करना चाहिए, लेकिन जो सीनियर लेवल पे ब्रॉड लेवल पे आपने देखना है ना कि इन्वेंट्री इधर उधर तो नहीं हो रही, तो ये आप ओवरऑल एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। और ये एनालिटिकल प्रोसीजर बहुत काम का है प्रैक्टिकली। अगर इसमें डिफरेंसेस आए तो फिर हम डिटेल लेवल पे जाते हैं, वरना एज ऑडिटर अगर ये मैच कर रहा हो हम कहते हैं ठीक है, इधर फिर थोड़ा सा काम करते हैं बाकी खत्म। और इसी तरह जो इन्वेंट्री में से इश्यू हुए हैं वो किधर जाने चाहिए? या तो उनके अगेंस्ट में सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए या कंजम्पशन रिकॉर्ड होनी चाहिए, मटेरियल कंजम्पशन। या तो वो फिगर आपको सेल में मिलेगी या मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ सेल में मटेरियल कंज्यूम में मिलेगी। अगर वो मैच करती है तो फिर इसका मतलब है ठीक है। अगर उनमें फर्क, क्योंकि देखिए अगर आपके गोदाम से पता चला 100 यूनिट आउट हुए हैं और 100 की ही सेल रिकॉर्ड हो गई है, आपको इंडिविजुअल आइटम्स के ऊपर जाने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर पता चले 100 यूनिट आउट हुए हैं और 85 की सेल रिकॉर्ड हुई है, अब आप कहेंगे 15 यूनिट किधर गए हैं? अब ये इस इंडिविजुअल लेवल पे आने की जरूरत है। रिकॉर्डिंग क्लियर हो गया? इसमें हमने रिसीट्स को भी देख लिया, इश्यूज को भी देख लिया और ओवरऑल एनालिटिकल भी देख लिया, टाइमलीनेस को भी देख लिया। सेफ गार्डिंग, इन्वेंट्री को सिक्योर होना चाहिए। कैसे? सिक्योरिटीज कैमरा होने चाहिए, फिजिकल कंट्रोल्स होने चाहिए, सीसीटीवी वगैरह, एक्सेस राइट्स, बिल्कुल ठीक है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। और फिर उसके बाद रेगुलर इन्वेंट्री काउंट होनी चाहिए। और इन्वेंट्री जो बुक बैलेंस है, रेगुलर इन्वेंट्री काउंट से जो फिजिकल बैलेंस आएगा उसकी बुक बैलेंस के साथ रिकंसिलिएशन होनी चाहिए।
क्लियर? अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, इन दोनों कंट्रोल्स में आप कोई फर्क बता सकते हैं कंट्रोल ए और बी में? वो फिजिकल में थेफ्ट हो सकता है, मैट्रिक ऑन में डैमेजेस वगैरह भी हम चेक कर लें कोई सर वो प्रिवेंटिव। शाबाश, ये प्रिवेंटिव कंट्रोल है और ये डिटेक्टिव कंट्रोल है। ये आपकी इन्वेंट्री को चोरी होने से बचाएगा और ये अगर चोरी हो गई है उसको आइडेंटिफाई करवाएगा। ठीक है, ये फर्क है। शाबाश, प्रिवेंटिव डिटेक्टिव का कंसेप्ट अच्छा है। सेफ गार्डिंग क्लियर? आगे चल, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन के लिए आपको स्टैंडर्ड कास्ट का कंसेप्ट पता है आपको? परपेचुअल सिस्टम ऑफ काउंटिंग भी मैं समझाऊं यहाँ में। अच्छा, कोई मसला नहीं, कोई धागा हो गया है। परपेचुअल सिस्टम, और रहने दे, कुछ नहीं कह रहा। परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री सेल्स और परचेज और एंट्री साथ साथ रिकॉर्ड होती है। इन्वेंट्री की परचेज जैसी होगी, इन्वेंट्री की एंट्री साथ ही होगी। जब सेल होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री भी साथ ही होगी। पक्की बात है। परपेचुअल सिस्टम में जब कभी इन्वेंट्री सेल होती है, एक की बजाय दो एंट्रीज होती हैं। सेल्स की सेल प्राइस के साथ, कॉस्ट के साथ। यहीं पे मेरा क्वेश्चन है आपका। अभी तो महीना 1 जनवरी को अगर सेल हुई, 1 जनवरी को कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री होगी। आपको कैसे पता चला 1 जनवरी को कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है? अभी तो आपका महीना पूरा नहीं हुआ, अभी तो बिल नहीं आया, एक्चुअल कॉस्ट तो पता ही नहीं। शाबाश, इस पर्पस के लिए स्टैंडर्ड कास्ट दुनिया में इजाद हुई है कि परपेचुअल सिस्टम में जब आपने कास्ट ऑफ सेल्स की एंट्री करनी हो तो चूंकि आप एक्चुअल कास्ट तो आपको मंथ एंड में जाके पता चलेगी, तो ड्यूरिंग द मंथ किस कास्ट से एंट्री करनी है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड कास्ट। वो एक बजटेड कास्ट एस्टिमेट कर लेते हैं, उस लिहाज से एंट्री करते देते हैं। मंथ एंड के ऊपर जितना भी अंडर या ओवर वेरिएंस होता है उसको एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें अहम चीज क्या है, जो आप स्टैंडर्ड कास्ट यूज करेंगे ना, क्योंकि आपको पता है हम ऑडिट में परपेचुअल सिस्टम के मुताबिक काम कर रहे होते हैं, जो स्टैंडर्ड कास्ट यूज करेंगे वो अपडेटेड होनी चाहिए। अपडेटेड का मतलब क्या है? वो 2 साल पुरानी होनी चाहिए। नहीं, अपडेटेड होनी चाहिए, मंथली बेसिस पे बल्कि अपडेट हो। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में तो मंथली बेसिस के ऊपर चीजों के, मटेरियल के, इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स चेंज हो रहे होते हैं। तो अपडेटेड स्टैंडर्ड कास्ट होनी चाहिए। एग्री करते हैं? ये समझ आ गया कंसेप्ट? फिर इसके बाद ऑब्सोलीट आइटम्स को आइडेंटिफाई करना है। ये है वैल्यूएशन का रूल होता है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। कॉस्ट सही है कि नहीं उसके लिए ये कंट्रोल है, और एनआरवी ठीक है कि नहीं, ऑब्सोलीट आइटम्स को आइडेंटिफाई करना है। और कैसे कर सकते हैं? एजिंग रिपोर्ट के जरिए से। फिजिकली डैमेज आइटम को स्टॉक काउंट के दौरान अलग से आइडेंटिफाई करते हैं। इन्वेंट्री लेवल मैनेजमेंट क्या मतलब? मिनिमम और मैक्सिमम लेवल होने चाहिए और रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी होनी चाहिए। ये तो आपको पता ही है ना। अब ये रीऑर्डर लेवल में और मिनिमम और ये सिर्फ याद कर ले, ये आप कॉस्ट काउंटिंग में सीखेंगे अगर आपने नहीं सीखा हुआ। सीख लिया हुआ तो बहुत अच्छी बात, नहीं सीखा हुआ तो मेरे से ना पूछिए कि रीऑर्डर लेवल में और रीऑर्डर मिनिमम और मैक्सिमम लेवल में क्या फर्क है। रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी में फर्क पता है? क्या फर्क है? अभी पता चल जाता है आप कितने पानी में। रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी में क्या फर्क है भाई? 1 मिनट, अरे बात तो सुनने थे। रीऑर्डर लेवल का मतलब है कि इतना स्टॉक हमारे पास होना चाहिए, इससे कम स्टॉक ना जाए, कहीं स्टॉक आउट ना हो जाए। स्टॉक आउट क्या होता है? कि स्टॉक ना होना। अगर स्टॉक आउट हो गया है तो कस्टमर आपको सेल्स ऑर्डर दे रहे होंगे, आप कहेंगे हमने नहीं वसूल करना। शाबाश, स्टॉक आउट नेगेटिव चीज है ना, नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ही रीऑर्डर लेवल रखा जाता है। और रीऑर्डर क्वांटिटी वो है जो हमने परचेज करनी है। शाबाश, जो हमने परचेज करनी है। और मिनिमम और मैक्सिमम आपको पता है, ये मिनिमम लेवल रीऑर्डर लेवल से नीचे होता है ना। मिनिमम लेवल रीऑर्डर लेवल से नीचे होता है। हाँ, इसको डेंजर लेवल भी कहते थे शायद, जब मैंने कॉस्ट काउंटिंग पढ़ी थी। यहाँ पता नहीं कहते, ठीक है, बहरहाल छोड़े इसको। इससे एग्री करते हैं कि इन्वेंट्री के डिफरेंट लेवल मेंटेन होने चाहिए। इनका पर्पस क्या होता है कि इन्वेंट्री टू लो या टू हाई ना हो। टू लो होने में क्या कबाहत है? स्टॉक आउट हो जाएगा, आप सेल नहीं कर सकेंगे। और टू हाई होने में क्या?
बट ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट बिल्कुल, और ऑब्सोल्यूट। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट पे भी कंट्रोल होने चाहिए, बिल्कुल। फिक्स एसेट जब भी परचेज करें, अच्छा इसके कंट्रोल्स 3 कैटेगरीज में है। एडिशन और डिस्पोजल पे कंट्रोल होने चाहिए क्या? ये तो लॉ में पढ़ चुके थे आप कि कोई भी फिक्स एसेट परचेज करना है, डिस्पोज करना है, ऑथराइजेशन होनी चाहिए। सप्लायर की इनवॉइस भी अप्रूव करनी है। अच्छा फर्क क्या है? ये भाईजान अकाउंटेंट आए, उन्होंने कहा सर एसी लेके आना है, मैंने अप्रूवल दे दी, जाओ एसी ले आओ, बस कंट्रोल कंप्लीट हो गए। कि जब ये एसी लेके आए, मैं इनवॉइस देखूं, पता चले 2.5 लाख का एसी ले आए 1.5 टन वाला, वो 2.5 लाख का तो नहीं, वो तो 1 लाख 10, 15, 20 हजार के लगभग का आना चाहिए, ठीक है? तो हाँ सीएफ, तो वो भी उतने का ही आना चाहिए। अप्रूवल ऑफ सप्लायर इनवॉइस, सप्लायर इनवॉइस को प्रूव करना है ताकि ये देख लें कि एसेट तो आ गया है, उसकी कॉस्ट भी रीजनेबल है कि नहीं। प्रैक्टिकली बड़ा फ्रॉड जो होता है ना, वो होता है ओवर, जो खर्चा कम का हुआ है, लोग क्लेम ज्यादा करते हैं, ठीक है? इसके ऊपर इसीलिए खास तौर पे हम तवज्जो देते हैं कि जो इनवॉइसेस वगैरह हैं वो उनकी अप्रूवल करनी है हमने, देखने के लिए कि रेट ठीक यूज हुआ है कि नहीं। प्रॉम्प्ट इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फ्रॉम फिक्स एसेट रजिस्टर, ये भाई समझाएंगे इसका क्या मतलब है कि अगर फिक्स एसेट आया है तो इमीडिएटली फिक्स एसेट रजिस्टर में ऐड हो जाए, और अगर डिस्पोज हुआ है तो इमीडिएटली एक्सक्लूड हो जाए। अगर डिले हुआ तो डेप्रिसिएशन गलत हो जाएगी। वो आपको याद है वो केस स्टडी जिसमें 30 अप्रैल को लास्ट कॉस्ट इनकर हुई थी, और फिर उसके बाद कॉस्ट इनकर नहीं और डेप्रिसिएशन अगले साल से शुरू हुई थी। तो हमने कहा 30 अप्रैल को जब सारा कॉस्ट कंप्लीट हो गई तो अवेलेबल फॉर यूज उसी वक्त से डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। केस स्टडी याद है, वो केस स्टडी थी। तो यहाँ पे इसीलिए कह रहा है वो केस स्टडी इसी वजह से कि जैसे ही कंप्लीट हुआ उसने प्रॉम्प्टली उसको इंक्लूड नहीं किया। जैसे ही फिक्स एसेट, वो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड था शायद फिक्स एसेट, वो जैसे ही यहाँ परचेज हो, परचेज में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि परचेज करके रख लिया, फिक्स एसेट रजिस्टर में इंक्लूड नहीं किया कि इंक्लूड करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। फिजिकल सेफगार्डिंग होनी चाहिए जैसे इन्वेंट्री की थी। क्या कंट्रोल्स हैं? वही फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, और फिर फिजिकल वेरिफिकेशन, ये भी इन्वेंट्री वाला है। फिजिकल वेरिफिकेशन और रिकंसिलिएशन विद फिक्स एसेट, ये भी इन्वेंट्री वाला है। नहीं, ये फिजिकल एक्सेस कंट्रोल इन्वेंट्री में भी पढ़े थे, तो ये तो नहीं पढ़ा था। मैंने कहा ये इन्वेंट्री वाला है, आपने कहा हाँ इन्वेंट्री वाला है। लिखा है फिजिकल वेरिफिकेशन करें, इन्वेंट्री में भी था फिजिकल वेरिफिकेशन करें, लेकिन था जो फिजिकल बैलेंस है उसे बुक बैलेंस के साथ कंपेयर करें। वहां पे बुक बैलेंस, इन्वेंट्री का बुक बैलेंस हमें कहां से मिलता है? इन्वेंट्री शीट या लेजर कार्ड से। फिक्स एसेट का कहां से? फिक्स एसेट रजिस्टर से। तो डॉक्यूमेंट का नेम बदला है, कंट्रोल की नेचर सेम है। कोडिंग ऑफ फिक्स एसेट्स, ये आपको पता है कोडिंग किसे कहते हैं? कोडिंग कहते हैं नंबरिंग करना, नंबरिंग करना। ऑर्गेनाइजेशन में बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि क्लाइंट ने परचेज किया कोर i7 कंप्यूटर और किसी एम्प्लॉय के घर में है पेंटियम 3, उसको पता है कि फिक्स एसेट पूरे होंगे, वो क्या करेगा? कोर i7 घर ले जाएगा और पेंटियम 3 घर से ले आएगा, ये फिक्स एसेट पूरे हो गए। सम टाइम ऐसा होता है कि एसेट्स की नेचर सेम होती है और एम्प्लॉय उनको रिप्लेस कर देते हैं पुराने एसेट्स के साथ। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए फिक्स एसेट्स के साथ कोडिंग की, उसके ऊपर नाम लिखा जाता है, यूं समझ लीजिए वो एक सीक्वेंशियली प्री नंबर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो सीक्वेंशियली प्री नंबर, और वो मिटता भी नहीं है। ये क्यों लगाया जाता है? ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि यही वो एसेट है जो खरीदा। आप अगर किसी होटल में जाए ना तो वहां पे आपको चम्मच वगैरह जो होते हैं, प्लेटें, उनके ऊपर होटल का नाम मिलता है लिखा हुआ, कोडिंग हुई होती है। हाँ, वही अगर आपको किसी के घर खाना खाने के लिए जाएं और होटल का नाम, हाँ, तो आपने ये समझना है कि होटल वाले ने तोहफा दिया है। ये पर्पस होता है कोडिंग का कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का एसेट ऑर्गेनाइजेशन में बाहर जाए तो पता चल जाए, और अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसा एसेट है जिसके ऊपर कोडिंग नहीं हुई, इसका मतलब है वो हमारा नहीं है, वो रिप्लेस हो चुका है। कोडिंग समझ आया क्या है? ये तो फिक्स एसेट हमने खरीदे, ये क्लोजिंग बैलेंस, खरीदे बेचे क्लोजिंग बैलेंस। बाज़ औक़ात कॉस्ट भी होती है जो कैपिटलाइज होती है,
कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। सबसे बड़ा कंट्रोल क्या है? ऑथराइजेशन और फिर मिस क्लासिफिकेशन ना हो। ये दो ही काम हमने देखने हैं, ऑथराइजेशन हो और मिस क्लासिफिकेशन ना। मिस क्लासिफिकेशन से बचने के लिए दो काम करते हैं। एक, जो भी एक्सपेंडिचर की जब इनवाइस आती है ना, उसमें नहीं, हाँ स्कैन लेजर तो है ही है, ये स्कैन लेजर है एक तरह से, रिव्यू लिस्ट ऑफ एक्सपेंस, ये स्कैन लेजर है, ये है स्कैन इनवाइस। क्लाइंट जब आप कहीं पे भी, फर्ज कीजिए फीस सेंटर गए आपने कंप्यूटर खरीदा, उसके साथ आपने कहा मुझे कोई केबल भी दे दो, मुझे कोई यूएसबी, यानी फिक्स एसेट भी साथ इनकर किया और साथ में रिपेयर एक्सपेंडिचर की आइटम्स भी, ठीक है, आपने कोई 3 शू वगैरह भी खरीद लिया। अब जब वो फीस सेंटर दुकान वाला आपको इनवाइस बना के देगा, मुझे सोच के बताइए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की लादा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की लादा इनवाइस बना के देगा, इकट्ठी बनाए, हाँ। तो वो कह रहा है कि इनवाइस इकट्ठी आई, आपने इनवाइस के ऊपर मार्क करना है कि कौन सा एक्सपेंडिचर किस हेड से रिलेट करता है, कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से रिलेट करता है और कौन सा क्या, ये इनवाइस के ऊपर मार्क करके अकाउंटेंट को भेजे। अगर ये मार्क नहीं करे ना तो अकाउंटेंट क्या करेगा, सारे का सारा फिक्स एसेट में डाल देगा। ये समझ आया आपको? ये थे हमारे फिक्स एसेट्स के कंट्रोल्स, और इसके साथ ही हमारे सारे कंट्रोल्स भी खत्म हो गए। आज का लेक्चर नहीं, आज का ये पार्ट खत्म हो 98 से, कंट्रोल्स भी समझ। अच्छा मुझे ये बताइए कि हमने पढ़े कंट्रोल सेल्स के, समझ आ गए, परचेजेस के। अच्छा मुझे सिर्फ आज के लेक्चर में ये रिस्क है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जल्दी जल्दी पढ़ा और आपको समझ ही नहीं आया। पेरोल थोड़ा सा था डिफिकल्ट, लेकिन उसके बाद जो कैश एंड बैंक है और इन्वेंट्री एंड फिक्स एसेट है, ये इतने डिफिकल्ट नहीं थे, ऐसे ही है। अच्छा अब सबसे ज्यादा केस स्टडी आई क्या पूछता है, सेल्स सिस्टम की और परचेज सिस्टम की और इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री की केस स्टडी पूछता है इस एरिया से रिलेटेड, किससे, ये रेगुलर इन्वेंट्री काउंट, कि इन्वेंट्री काउंट कैसे किया जाएगा। और मैंने आपको सेल्स की केस स्टडी करवाई, सेल्स की केस स्टडी करवाई, परचेजेस की करवाई, इन्वेंट्री की नहीं करवा रहा मैंने मेरी मर्जी, वो आप खुद भी तो करेगा। क्या इन्वेंट्री की केस स्टडी मुझे करवानी चाहिए? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है करवानी चाहिए? कितनों का ख्याल है नहीं करवानी चाहिए? क्यों नहीं करवानी चाहिए जी? तकरीबन सेल और परचेज वाली आ जाएगी नहीं? एक मिनट हरी, हाँ जी, क्या की हुई है? पहले जब इन्वेंट्री के सब्सटेंटिव प्रोसीजर किए थे बताया नहीं था कंट्रोल्स की, इन्वेंट्री काउंट की सेक्शंस, जिसमें हमने ये सीखा था क्या कि इन्वेंट्री काउंट करनी है तो स्टॉक मूवमेंट को रोक देना है, टीम्स होनी चाहिए उनमें, इन्वेंट्री जब उन्हें इन्वेंट्री शीट आए उसके ऊपर क्वांटिटी होनी चाहिए कि नहीं, मेंशन होनी चाहिए, इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए मेंशन पहले से, नहीं होनी चाहिए। वो बताया था वो चेकिंग के बगैर ही ओके कर देंगे, जैसे ब्लैंक कंफर्मेशन और कंफर्मेशन ब्लैंक होनी चाहिए ताकि वेरिफिकेशन के बाद ही अमाउंट एंटर करे पार्टी। इन्वेंट्री भी भूल गए आप, उसमें पढ़ा था कि ऑब्सोलीट आइटम अलग से आइडेंटिफाई करनी है, उसमें हमने मार्किंग करनी है, टैगिंग करनी है जिस इन्वेंट्री को स्टॉक आउट कर लें, भूल गए आप। चले अभी बढ़े, अभी बढ़े, अब मैं आगे, जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे तब तक ये मुझे किताब दीजिए जरा। ये इंस्ट्रक्शंस है हमारी पेज 156 के ऊपर, इन्वेंट्री काउंट इंस्ट्रक्शंस, इसको पढ़ें और इसके साथ आपने, अब मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैंने पहले करवा दिया हुआ है, लेकिन आपको इंडिकेट कर देता हूं। एक तो ये पेज 156 पे इंस्ट्रक्शंस पढ़े इन्वेंट्री काउंट की, और फिर वॉल्यूम 1 के एंड पे जो अपेंडिक्स है इसमें केस स्टडी नंबर 4 पेज 302 पे ये करें, रीडिंग करें इन्वेंट्री काउंट इंस्ट्रक्शंस, रीडिंग करने के बाद ये केस स्टडी पढ़ें, 4th एग्जांपल अभी पढ़े, उसके बगैर गुजारा नहीं है, उसके बगैर, हाँ जी पढ़ें। चलिए अभी आपका टाइम शुरू होता है, रीडिंग शुरू कर दीजिए। ये लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे खत्म करते हैं।